Hello class 10th learners, welcome once again on Biology One Shot. I Amrita welcome you all on Biology One Shot, your own biology channel. डियर बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। साथ ही साथ में ये भी देखा हमने कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट या क्लोरोफिल या वाटर, इनमें से किसी भी चीज़ के बिना हमारा प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाता with the help of various different activities. Now in today's class we will be starting with heterotrophic mode of nutrition. As we have already seen the term heterotrophic, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोफोस वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट न्यूट्रिशन इस बात का मतलब है कि अपना फूड किसी और से लेना, खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द फूड फ्रॉम समवन एल्स विच कुड बी अ प्लांट सोर्स और एनी एनिमल सोर्स। ठीक है, तो किसी खाने को किसी और प्लांट या फिर किसी और एनिमल से डिराइव करना है, खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिपेंड करता है कि फूड कैसा है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है, मतलब कि मूव नहीं कर पाता, ऐसा फूड सोर्स जो कि स्टेशनरी फूड सोर्स है, इसके लिए जनरली ग्रासेस की बात कर सकते हैं हम। ग्रासेस हो गया या फिर वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पौधे स्पेशली, तो इनको जो ईट करते हैं, जो स्टेशनरी फूड सोर्सेस को खाते हैं जनरली, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिजम्स हमारे हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि काउज हो गई, बफेलोज हो गई, गोट हो गए, कैटल्स जिसमें शामिल होते हैं मेजरली। तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेशनरी फूड सोर्स को खाने वाले। ठीक है, यू विल नेवर बी वॉचिंग एनी लायन ईटिंग ग्रास। लायन इज अ मोबाइल ऑर्गेनिजम्स which tend to eat those animals only which are mobile too, जो खुद दौड़ रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। लायन, चीता, जैगुआर्स। ठीक है, खाते किसको है? डियर, कैटल, इन सबको। वो जो कि स्टेशनरी फूड सोर्स खाते हैं, उन्हें खाने वाले हो जाते हैं कार्निवोर्स। सो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स विल बी ईटिंग द हार्बीवोर ऑर्गेनिजम्स, ईट्स हार्बीवोर्स। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से देखा जाए तो हमारी इकोलॉजी में हमारी इकोलॉजिकल फूड चेन प्रेजेंट होती है। फूड में स्पेशली नीचे नीचे आता है हमारे प्लांट्स। प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर ईटन अप बाय carnivores, carnivores can be eaten up by top carnivores, it is like that। ठीक है, तो ये बात हुई एक फूड सोर्स कैसा है, स्टेशनरी है कि मोबाइल है। अच्छा, एक और तरीका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटेरोट्रॉफिक में। कई सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को या उसके पार्ट को नहीं खा रहे होते, इंस्टेड वो अपने एंजाइम्स फूड पे लिबरेट कर देते हैं, फूड पे रिलीज कर देते हैं। फूड बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, उस डाइजेस्टेड फूड को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जनरली डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे अपने एंजाइम्स लिबरेट करते हैं। उन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करके और जो फाइनली अब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बलबूते पे जिंदा रहते हैं। उन्हें हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स। बच्चों ये सारी बातें हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पहले वाले क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका मेंशन दोबारा से किया है, हम लोग इसे एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाती है आप सबकी देखी हुई ब्रेड मोल्ड, जो कि ब्रेड के ऊपर लग जाती है फंगस। कई बार हमने देखा होगा, स्पेशली हम इसे ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं बारिश के सीजन में। ब्रेड मोल्ड जो है वो अक्सर ही बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, जब मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है
और गर्मी भी हो थोड़ी बहुत, वार्मथ भी होती है, वैसे केसेस में फंगस बहुत प्रोलिफरेट करती है, बहुत बढ़ती है। फंगस को न्यूट्रिशन आसानी से मिल सकता है अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो और वार्मथ भी हो, तो फंगस के लिए वो बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। और ऐसे एनवायरनमेंट में वो डेड या डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे या ऑलरेडी प्रेजेंट फूड के ऊपर लग जाती है और उससे अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेती है, उसको सड़ा देती है खाने को, इजंट इट? सो दिस इज हाउ दे विल बी वर्किंग। अच्छा, यहाँ पर हम मशरूम देख पा रहे हैं। मशरूम भी वुडन लॉग्स के ऊपर उग जाता है। कई बार आपने देखा होगा दरवाजों के ऊपर भी उग जाता है। वुडन लॉग्स हो गए या दरवाजे हो गए, इनके ऊपर भी मशरूम उग जाता है, उससे भी वो अपना खाना डिराइव कर लेता है उसको डाइजेस्ट करके। ये हो जाएगी आपकी ईस्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं? मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड or any other fungus we can say, and all these are actually fungus only. ठीक है, तो ईस्ट भी एक प्रकार की हम बोल सकते हैं कि किंगडम फंजाई के मेंबर है, ब्रेड मोल्ड भी वही है, मशरूम भी वही है, ये सबके सब सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा अभी यहाँ पर काऊ ग्रास को खा रही है, तो ये एक प्रकार से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रही है। ठीक है, हम देख रहे हैं चीता डियर को खा रहा है या लायन डियर को खा रहा है, ये भी एक प्रकार से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि ये होल ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, उसके पार्ट को खा रहे हैं, या कंप्लीटली खा रहे हैं या पार्ट में खा रहे हैं, या कुक करके खा रहे हैं या अनकुक खा रहे हैं, या प्लांट खा रहे हैं या एनिमल खा रहे हैं। ये सब डेफिनेशन होलोजोइक में आती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा खत्म होता है। सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक नहीं, सैप्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का पार्ट है सैप्रोट्रॉफिक। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये आप सभी लोगों ने अपने आसपास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्री के ऊपर लगी हुई देखी होगी। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ ज्यादा ही प्रोलिफरेट कर रही है, ये एक्चुअली में अमरबेल कहलाती है। अमरबेल एक प्रकार की पैरासाइटिक प्लांट की स्पीशी है। ठीक है, अमरबेल को हम लोग बोलते हैं कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट स्पीशीज। ये क्या करती है? ये दूसरे प्लांट्स जो कि खुद खाना बना रहे बड़े मेहनत से, उनके ऊपर जाके उग जाती है, उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है स्पाइन्स की मदद से, और बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। एंड ये बाकी दूसरे प्लांट जिससे न्यूट्रिशन ले रही है उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर इतना वीक कर देती है कि उसके पास खुद के लिए न्यूट्रिशन नहीं बचता कई बार। एंड इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस प्लांट पे कस्क्यूटा या अमरबेल लग गई वो प्लांट सूख जाता है, क्योंकि उसका पूरा न्यूट्रिशन अमरबेल ने ले लिया होता है। ठीक है, तो ये क्या पैरासाइटिक हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी काउंटेड एज पैरासाइटिक। अगले वाला देखते हैं। ये कई सारे लोगों के हेयर में अगर मॉइस्चर रिटेन रहता है या वो लोग अनहाइजेनिक तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, they are not combing their hair properly, you might have seen development of lice in their hairs. These are the lice. Lice and ticks are the organisms which can grow on the hair or fur of any organism, like dog के fur में भी हो सकता है ये। ठीक है, और ये जो है lice and ticks, they are again going to be parasitic. Lice and ticks and mite also, these are also parasitic. So 3-4 हमने parasitic examples देखे। एक तो हम लोगों ने देखा हमारा lice and ticks वाला, एक कस्क्यूटा वाला देखा, और इसके बाद बस अब और कुछ नहीं है, ये इतने ही देखे हैं। ठीक है, तो ये सब पैरासाइटिक में काउंट होते हैं। मैं यहाँ पर पैरासाइटिक लिखना चाहती हूँ, पर मैं कौन से कलर से लिखूँ? होपफुली ये विजिबल है बच्चों। ये पैरासाइटिक है, ठीक है, और ये वाला भी पैरासाइटिक है। दिस वन इज ऑल्सो पैरासाइटिक। सो दिस इज अबाउट द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक मोड हो गया, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ये तीनों हमने समझे। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं फिर से बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में the one organism is dependent on another organism for obtaining their food, and
they do not intend to kill that organism, but still that organism will be getting weak because उसका न्यूट्रिशन कोई और ले रहा है. ठीक है, ये पैरासाइटिक की डेफिनेशन थी. अब आ जाते हैं हम लोग 5.2.3 पे. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते कैसे हैं वो हम समझते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको एक रियल इमेज दिखाया है बच्चों. इस रियल इमेज में ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, और आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि पैरामीशियम जो है इसके ऊपर की सरफेस पे क्योंकि बहुत सारे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया. सीलियरी मूवमेंट के कारण से जो है ऑर्गेनिज्म की तरफ फूड पार्टिकल्स आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और इसके फूड पार्टिकल्स इन सीलिया के ऊपर 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 जाके और इसके माउथ में चले जाते हैं. इसके माउथ को हम लोग बोलते हैं ओरल ग्रूव. ठीक है, तो इस तरीके से पैरामीशियम को अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए सीलियरी मोशन शो करना पड़ता है. इसका मैं एक इमेज और आप लोगों को दिखाती हूँ. हाउ डू द पैरामीशियम ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज यू कैन विजुअलाइज इट बेटर कि पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं प्रेजेंट सीलिया. ये सीलिया कंटिन्यूअसली इस प्रकार से मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ओर लाइक ऑफ मोशन. ठीक है, जिसके इस मोशन के कारण से फूड पार्टिकल अगर इसमें गलती से भी आ गया है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा. मान लो कि फूड यहाँ से आया तो ये फूड आगे इधर ही बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा. ट्रैप हो गया है वो इसमें सीलिया में. ठीक है, इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा और फिर फाइनली चले जाएगा इसके मुंह में, इसके ओरल ग्रूव में, बक्कल ग्रूव में. यहाँ से जाएगा 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 जाएगा. ऐसे बहुत सारे फूड पार्टिकल्स आ रहे होंगे. तो ये ढेर सारे फूड पार्टिकल्स यहाँ पर जो हैं ये सब के सब एक फैगोसाइटोसिस की मदद से फूड वैक्यूल में एंटर कर जाएंगे. अब ये फूड वैक्यूल जो है ये इसकी बॉडी में घूमेगा घूमेगा, डाइजेस्ट होगा और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगा ये, और जो काम का नहीं है उसको दोबारा से ये बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर देगा. क्योंकि इनके पास में कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए ये फैगोसाइटोसिस की मदद से फूड को इनटेक करते हैं और एक्सोसाइटोसिस की मदद से फीकल मैटर या वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकते हैं अपने सेल से, अपने बॉडी से. ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हाउ डू पैरामीशियम ऑब्टेन देयर फूड. हाउ डू अमीबा ऑब्टेन देयर फूड. आई थिंक यू ऑलरेडी हैव सीन दैट, आई हैव टॉट दैट ऑलरेडी, बट नाउ अगेन हम एक बार और देख लेते हैं. ये हमारा अमीबा है. अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा अपने स्यूडोपोडियास को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करके फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है. फूड वैक्यूल को जब ये अपने अंदर ले चुका है तब ये फूड को डाइजेस्ट कर देता है और उसका फूड का एसिमिलेशन मतलब कि इस्तेमाल कर लेगा, यूटिलाइजेशन कर लेगा, और रिमेनिंग जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बच गया है उसको ये एक्सोसाइटोसिस से बॉडी के बाहर मतलब कि अपने सेल के बाहर कर देगा. एक रियल अमीबा की इमेज दिखाती हूँ. मैं चाहती थी कि मैं आपको एनिमेशंस के फॉर्म में दिखा पाऊँ, बट इट्स फॉर्मेट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. आई विल बी ट्राइंग टू शो एनिमेशंस एज सुन एज पॉसिबल. ये देखिए यहाँ पर ये अमीबा का स्यूडोपोडिया है बच्चों. ये अमीबा है, ये देखते हैं, ये अमीबा का स्यूडोपोडिया है. ये एक बैक्टीरिया है और ये अमीबा का न्यूक्लियस है. ये अमीबा है. इस अमीबा ने इस बैक्टीरिया को लेने के लिए देखो किस तरीके के स्यूडोपोडियास को एक्सटेंड किया हुआ है. ये स्यूडोपोडिया और ये इसका बैक्टीरिया फूड. तो अपने साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से ये स्यूडोपोडियास को एक्सटेंड करते हैं, फिर अपने फूड को वैक्यूल बना लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है और एसिमिलेट कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है और रिमेनिंग को इजेस्ट कर देता है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर एक्सपेल आउट कर देता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो we have seen the different types of heterotrophic mode of nutrition में स्पेशली how do the organisms obtain the nutrition. इसको अगर लिखना है या समझाना है तो कैसे लिखेंगे. हम लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स की मदद से. अमीबा obtain the food by extending pseudopodia around food
and forming a food vacuole. Food vacuole. ठीक है. Amoeba will be following holozoic mode of nutrition. Then paramecium के रिस्पेक्ट में we will be seeing ciliary movement helps in bringing food to oral groove from where via phagocytosis it is taken inside the body of paramecium. ठीक है, तो एक तो हमने देखा अमीबा का कैसे होगा, एक हमने देखा पैरामीशियम का कैसे होगा, और इन दोनों के अलावा और कोई एग्जाम्पल हमने देखा ही नहीं अभी. एक अमीबा, एक पैरामीशियम. ठीक है, बस यही दो हैं. फिर अब आते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का कैसे रहेगा रोल. ह्यूमन बीइंग्स, हाउ डू दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. नाउ वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक.